हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 वायुमंडल में जल को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जल वाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण कर रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस से परिवर्तित होते हैं तो उसे उदर्वपातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नज़दीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, तापमान, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। ये इम्पोर्टेंट है, कुछ पूछा जाता है, आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। जैसे जल को वाष्प में बदलना, उसको हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्प से अगर जल में बदलना वो हो गया संघनन। संघनन के कारण ही वर्षा होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और एक है आपका ठोस से डायरेक्ट
गैस में बदलना, उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधन। इसको हम लोग इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओस, कोहरा, तुषार, क्या हो गया, तुषार एवं बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ओस, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। तुषार, तुषार को हम लोग बर्फ भी कह सकते हैं, बर्फ या पाला। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। कोहरा एवं कुहासा या धुंध, ठंड के दिनों में जो होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सहती अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कुहासा पहाड़ों पर, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ वे प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। बादल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं नोट करके। कोहरा में क्या होगा, अधिक घना होगा। और कुहासा में क्या होगा, कम घना होगा। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रबों की संहति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: पच्छाद मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ। पच्छाद मेघ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइरस क्लाउड। पच्छाद मेघों का निर्माण
8,000 से 12,000 मीटर, मतलब 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें वर्षा नहीं होता है। पच्छाव मेघ में क्या होता है? वर्षा नहीं होगा, नहीं होगा। और ये सबसे ऊंचा पे पाया जाएगा। कपासी मेघ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्यूमुलस, क्यूमुलस क्लाउड, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। 4 से 7 किलोमीटर। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जाते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये आपका ऐसे, 1 मिनट, ये ऐसे करके, ये कपासी मेघ। स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटस क्लाउड कहेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये आपका हो गया ये आपका हो गया एक तरह का कपासी मेघ हो गया आपका, कपास मेघ, क्योंकि ये रुई की तरह बना हुआ है। और ये आपका हो गया, ये वर्षा मेघ की तरह है, वर्षा मेघ। काला बादल, काला बादल, काला बादल जिसमें ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य के किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी क्या हो गया? सूर्य से छुप जाता है, सूर्य से छुप जाता है। कभी आप लोग देखे होंगे, कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, पच्छाव, पच्छाव स्तरीय, पच्छाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य, कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। वर्षण, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होता है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि तथा कर्कापात। कर्कापात को क्या कहेंगे हम लोग? कुछ ही समय के लिए अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ही समय के लिए, कुछ समय में अत्यधिक वर्षा होता है, उसी को कर्कापात कहते हैं। यदि कर्कापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिमवृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। सहिमवृष्टि क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया फुहार। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि फुहारे की तरह वर्षा होता है, फुहारे की तरह वर्षा होता है।
कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई सकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल। संवहनीय वर्षा हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। ये पूछा जाता है कपासी मेघ कहाँ निर्माण होगा, तो संवहनीय वर्षा में कपासी मेघ का निर्माण। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। यह आपका हो गया विषुवतीय, उत्तर वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में ज़्यादा होगा वर्षा। पर्वतीय वर्षा जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही ऊपर की ओर उठती है यह फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको मैं समझाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है ये शब्दावली। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया, स्थलकृत वर्षा, इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं इसको। ये आपका हो गया जैसे कि पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, और ये वाला पार्ट में ज़्यादा वर्षा होगा। यहाँ पर ये आपका बादल बना हुआ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगा। तो ये हो गया आपका ये पवनाभिमुख हो गया, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा। और ये आपका हो गया यहाँ पर ज़्यादा हरियाली होगा, और ये आपका इधर वर्षा कम होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे वृष्टि छाया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, पवनाभिमुख। यहाँ हो गया पवनाभिमुख और यहाँ हो गया पवनाभिमुख, ये थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर वर्षा कम होगा। ये शब्दावली पूछा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पर्वतीय वर्षा भारत में सबसे अधिक वर्षा, और यही आपका सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगा, तो मासिनराम कहाँ, तो मेघालय में। चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। संसार में वर्षा वितरण, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत से ध्रुव की ओर तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती है। ये आपका हो गया विषुवत वृत्त, ध्रुव की ओर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर वर्षा कम होगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। विषुवत वृत्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, सबसे ज़्यादा गर्म पड़ेगा, गर्मी होगी।
विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों के की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुववृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ये आपका ये वाला पार्ट, ये पूर्वी तट, ये पूर्वी तटों में ज़्यादा वर्षा होगा तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुववृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर वर्षा होती है। आपको मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया, ये हो गया विषुववृत्त, और यहाँ पर अगर पूरब में वर्षा ज़्यादा होगा, किसके कारण? तो व्यापारिक पवनों के कारण, ठीक है। और ये हो गया आपका 35 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, है ना, यही है। और ये वाला पार्ट जो समझाया गया है, ये पश्चिम दिशा में क्या है? 45 पश्चिम दिशा में आपका, ये आपका 45 और ये 65, ये पश्चिम दिशा में आपका जो वर्षा होगा किसके कारण होगा? पछुआ पवनों के कारण। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। पछुआ पवनों के कारण होता है। सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूरब की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर है, वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है। पवनाभिमुख मैंने समझा दिया है, ये वाला पार्ट। एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रति वर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी तथा भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग के विषुवतीय छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्सीजन, क्योंकि मानव के लिए क्या ऑक्सीजन ही रहेगा। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? द्रव से गैस कौन सा होगा? वाष्पीकरण होगा। संघनन से वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होता है? संतृप्त हवा। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पच्छाव। कितना है? 8 से 12 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कम से कम थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।